Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about state versus 200 case 1958. So आज हम एक दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल केस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि वन ऑफ द फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल केस ऑफ पाकिस्तान था. So without wasting any time, let's get started the topic. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस केस की समरी डिस्कस करना चाहूँगी ताकि आपको केस की डिटेल अच्छे तरीके से समझ में आ सके. हुआ क्या था कि लॉरेलाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान में एक मर्डर हुआ था. वो मर्डर किसने किया हुआ था? वो मर्डर एक 200 नामी शख्स ने किया हुआ था. इस 200 नामी शख्स को उस टाइम बलूचिस्तान के जो ट्राइबल अथॉरिटीज़ थे उन्होंने इनको गिरफ्तार कर दिया और हैंड ओवर किया किसके? काउंसिल ऑफ द एल्डर्स के. अब काउंसिल ऑफ द एल्डर्स कौन थे? ये उस टाइम बलूचिस्तान में चूँकि जरगस सिस्टम था तो काउंसिल ऑफ द एल्डर्स जो थे वो फैसले कराते थे और फैसले किस तहत कराते थे? वो FCR 1901 के तहत यानी कि फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशंस 1901 के तहत फैसले कराते थे. सो काउंसिल ऑफ द एल्डर्स क्या करते हैं कि FCR 1901 के सेक्शन 11 के तहत इसको डेथ पेनल्टी सुनाते हैं. किसको? 200 को. ठीक है. सो जो 200 के रिलेटिव्स थे उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में इनके ख़िलाफ़ पिटीशन फाइल की कि जो FCR 1901 के प्रोविजंस हैं वो रिपग्नेंट हैं, मीन्स डेट के अगेंस्ट हैं इक्विटी बिफोर लॉ के इन आर्टिकल 5 and 7 ऑफ द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन. सो लास्टली क्या होता है कि जो लाहौर हाई कोर्ट हैं वो 200 के फेवर में डिसीजन सुनाते हैं. अब आगे डिस्कस करते हैं कि 200 का जो केस था वो फेडरल मींस दैट के सुप्रीम कोर्ट तक कैसे गया, तो आगे अब हम इसके मज़ीद डिटेल्स को डिस्कस करेंगे. सो जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि 200 का जो फ़ैसला था वो लाहौर हाई कोर्ट उनके हक़ में सुनाता है. तो इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट फ़ैसला सुनाता है तो इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा? सो द इफ़ेक्ट ऑफ दिस केस वर द क्वेश्चन ऑफ वैलिडिटी ऑफ FCR, यानी कि FCR के वैलिडिटी को चैलेंज किया गया कि जितने भी पुराने केसेस थे जो कि अंडर FCR डिसाइड हुए थे, फैसले हुए थे, फिर तो वो भी नल एंड वाइड हुए. ठीक है. सो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील गई. अब अपील किसकी तरफ से गई? अपील गई फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से. सो जो सुप्रीम कोर्ट थे वो 13 अक्टूबर 1958 का डेट देते हैं फ़ैसला सुनाने के लिए. बट होता क्या है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक ड्रास्टिक चेंज आता है. वो ड्रास्टिक चेंज क्या था कि उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के वो कौन थे? वो सिकंदर मिर्ज़ा थे. सिकंदर मिर्ज़ा क्या करते हैं? वो 7 अक्टूबर 1958 को मुल्क में मार्शल लॉ इम्पोज करते हैं और जो जनरल अयूब ख़ान थे उनको चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपॉइंट करते हैं. मोर ओवर जो नेशनल एंड प्रोविंशियल असम्बलीज थे वो भी डिज़ोल्व हो जाती हैं और साथ ही साथ जो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन था मींस दैट के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 उसको भी एब्रोगेट किया जाता है. ठीक है. अब जो सिचुएशन था वो बिल्कुल चेंज हो चुका था. ठीक है. मींस दैट के ठीक 3 दिनों बाद यानी कि 11 अक्टूबर 1958 को मुल्क में लॉन्ग कंटिन्यूस इन फोर्स ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाता है. अब लॉ इन कंटिन्यूस इन फोर्स ऑर्डर क्या था? ये एक न्यू लीगल ऑर्डर था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस कर दिया था. यानी कि अब जो है मुल्क को लॉ कंटिन्यूस इन फोर्स ऑर्डर के तहत चलाया जाए. सो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया दैट वाज टोटली अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ लाहौर हाई कोर्ट. मींस दैट के सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो 200 के अगेंस्ट था और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन दी केल्सन थ्योरी ऑफ लॉ. अब केल्सन थ्योरी ऑफ लॉ क्या कहती है
کیلسن تھیوری آف لا کہتی ہے دیٹ اف دیئر از نو چینج ان دی کنسٹیٹیوشن اور گورنمنٹ اینڈ اف دیئر از نو اپوزیشن ریزسٹنس ٹو دس چینج بائی دا پیپل، یعنی کہ اگر گورنمنٹ میں یا کنسٹیٹیوشن کے اندر کوئی چینج آتا ہے اور کوئی اپوزیشن اس کو ریزسٹ نہیں کرتے تو اس چینج کو ایک سکسیزفل ریولیوشن ڈکلیئر کیا جاتا ہے. سو دس سکسیزفل ریولیوشن از ریکگنائزڈ بائی دی انٹرنیشنل لا. کلیئر؟ سو جو سکسیزفل ریولیوشن تھا اس کے تحت کیا ہوا کہ جو 1958 کا مارشل لا تھا وہ لیگلائز کر دیا گیا بائی دی سپریم کورٹ. ٹھیک ہے، ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اب لا کنٹیننس ان فورس آرڈر جو ہیں وہ ملک میں امپلیمنٹ ہوگا اور اس کے مطابق کنٹری کو رن کیا جائے گا اینڈ ڈیسیجن ان کے مطابق ہوں گے. So this was the whole discussion. Hope you guys will understand this, and if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.